फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रेमगुल, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। अमेरिका के एक फाउंडिंग फादर्स रहे बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट बहुत फेमस है, डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टेन। मृत्यु और कर निश्चित है। और हमारे इंडियन टैक्सेस के बारे में तो एक और चीज फेमस है, इंडियन करी एंड इंडियन टैक्सेस आर वेरी हॉट। तो ऐसे क्या कॉम्प्लिकेशन है हमारे इंडियन टैक्सेस में? क्या हमारे इंडियन टैक्सेस एक्चुअल में डिफिकल्ट है? क्या हमारे इंडियन टैक्सेस का कंप्लायंस सिंपल नहीं है? तो आइए मैं इन वीडियोस से इंडियन टैक्सेस को सिंपल बनाता हूं और आपको इंडियन टैक्सेस में एक्सपर्ट बनाता हूं। तो आज हम कवर करेंगे इनकम टैक्स। जैसे ही कोई इंसान अर्निंग शुरू करता है, उसकी सैलरी से इनकम होती है, या कोई बिजनेस शुरू करता है या और कहीं से इनकम होती है, सबसे पहला सवाल आता है इनकम टैक्स का। जब इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, या उनकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट होता है, या इंटरेस्ट से टीडीएस डिडक्ट होता पड़ता है, तो उनके मन में यह जरूर सवाल आता है कि क्या किसी तरीके से टैक्स की लायबिलिटी कम हो सकती है? क्या कोई प्रॉपर प्लानिंग है जिस तरीके से टैक्स कम पे करना पड़े? तो मैं आपको कहूंगा कि टैक्स की प्लानिंग पॉसिबल है। आप अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी प्रॉपर प्लानिंग से थोड़ी कम कर सकते हैं। तो आपको इनकम टैक्स की प्लानिंग करने के लिए बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, एक बिगिनर लेवल पे इनकम टैक्स समझना पड़ेगा, जिस तरीके से आप अपने इनकम टैक्स की प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। तो इनकम टैक्स की प्लानिंग करने के लिए आप ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि टोटल कितने हेड्स ऑफ इनकम में टैक्स लगता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, रिबेट्स एग्जेम्पशंस क्या होते हैं और टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होता है। आइए ये पॉइंट समझते हैं। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल सब्सक्राइब कर। जिस तरीके से फाइनेंशियल लॉज में कोई भी चेंज आता है, उसकी जानकारी आपको सही समय पे मिल सके, जिसका आप फायदा उठा सकें। तो चलिए इनकम टैक्स एक्ट को सिंपल बनाते हैं और इनकम टैक्स में एक्सपर्ट बनते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स समझना। इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। एज पर इनकम टैक्स एक्ट हमारे को जो भी इनकम होती है, हमें डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में कैटेगराइज करनी होती है। इनके अलावा टैक्सेबल इनकम और कहीं नहीं जा सकती। टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस ओब्लिक प्रोफेशन। फोर्थ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिफ्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो हमारी जो भी इनकम होती है वो हमें इन 5 हेड्स ऑफ इनकम ही कैटेगराइज करनी होती है। इसके अलावा और कहीं भी हम अपनी इनकम को कवर नहीं कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारी सैलरी इनकम आती है, हमारी वेतन की आय आती है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग हो, सारी सैलरी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आती है। सैलरी इनकम को वर्कआउट करने के लिए हम लोगों को अपनी बेसिक सैलरी में डीएनएस अलाउंस ऐड करना पड़ता है। डीएनएस अलाउंस ऐड करने के बाद हमें अपना टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस ऐड करना पड़ता है। टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैं आपकी मदद के लिए नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। आप उसकी सहायता लेके अपनी टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस कंप्यूट कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपना बोनस कंप्यूट करना पड़ता है। इसके अलावा कोई स्पेशल अलाउंस अगर हमें मिले, वो हम लोगों को ऐड करना पड़ता है इसमें। इसके बाद जो अदर पर्क्विजिट्स हमें मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आपको कार अवेलेबल कराई अपने एम्प्लॉयर ने, या आपको हाउस दिया एम्प्लॉयर ने, या आपको सर्वेंट दिया, या आपको लीव ट्रैवल अलाउंस एलटीए दिया, या आपको किसी अन्य तरह का स्पेशल अलाउंस दिया या पर्क्विजिट दिया, वो हम लोगों को पर्क्विजिट्स में ऐड करना पड़ता है। यहाँ मैं आपको यह जानकारी और दे दूँ कि अगर किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है, तो वो पेंशन भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होता है। और अगर उनके देहांत के बाद फैमिली को पेंशन मिलता है, तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैटेगराइज होता है। जो यहाँ सारे हेड्स लिस्टेड हैं, इनके अलावा अगर कोई भी ऐसी आपको इनकम होती है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू सैलरी होती है, फॉर एग्जांपल कई लोगों को ईसॉप्स मिलते हैं, वो भी एज अदर इनकम सैलरी का ही पार्ट बनती है, और उसको भी आपको अपने सैलरी के टोटल में जोड़ना पड़ेगा। जब हम इन सब का टोटल करते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस बोनस प्लस स्पेशल अलाउंस प्लस अदर पर्क्विजिट्स प्लस एनी अदर इनकम फ्रॉम सैलरी, जो सम आता है उसको हम टेक्निकली बोलते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी।
ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी से हम लोगों को फर्स्ट डिडक्शन जो मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर साल डिफरेंट होता है, तो जिस साल भी आप अपने रिटर्न फाइल करें हम लोगों को आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, हम आपको उस साल का स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट बता देंगे। इसके बाद कई स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स कटता है, जिसको भी हम लोगों को सैलरी के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जब हम ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करते हैं तो जो सम निकल के आता है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल सैलरी इनकम। आप लोग जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहें तो अपना फॉर्म 16 निकाल सकते हैं गिवन बाय योर एम्प्लॉयर, और उससे आप अपनी सैलरी का कंप्यूटेशन इस शीट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे। टोटल टैक्सेबल सैलरी के ऊपर कुछ डिडक्शंस अलाउ होती हैं, जो डिडक्शंस देने के बाद जो सम निकल के आता है उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो जब भी आप अपना नेक्स्ट टीडीएस का डिक्लेरेशन फाइल करें तो इस पूरी कंप्यूटेशन को चेक करें और खुद चेक करिए कि आपका कितना टीडीएस डिडक्ट होता है। आइए अब सेकंड हेड ऑफ इनकम को कवर करते हैं, जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी से अर्नड कोई भी रेंट टैक्सेबल होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे वो शॉप हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो फ्लैट हो, एनी टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें कवर होती है। इसका कंप्यूटेशन दो टाइप से होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी अलग आती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलग आती है। लेट आउट प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम से गवर्नमेंट हमको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करती है। ये इन ल्यू ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउ होता है, चाहे आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस जीरो हो उस साल, चाहे आपका कम हो, चाहे आपका ज़्यादा हो, गवर्नमेंट आपको फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो म्युनिसिपल टैक्सेस का हम लोगों को डिडक्शन मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट मिलता है। जिस साल आपने एक्चुअली म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए उसी साल आपको डिडक्शन मिलेगा। आपको ऑन एक्रूअल बेसिस, ऑन ड्यू बेसिस इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोगों ने जो उस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है वो भी हम लोगों को एज अलाउबल डिडक्शन सरकार देती है। हर साल इंटरेस्ट ऑन लोन का अलाउबल डिडक्शन गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, तो जिस साल भी आप रिटर्न फाइल करें उस साल इंटरेस्ट ऑन लोन का अलाउबल डिडक्शन कंफर्म कर लीजिएगा। जब हम रेंटल इनकम में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं तो हम लोगों को इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी मिलता है। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी वो अमाउंट है जिसके ऊपर सरकार हमसे लेट आउट प्रॉपर्टी पे टैक्स लेती है। इसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हमारा सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस होता है, जो हमारा खुद का घर होता है जहाँ पे हम रहते हैं। उस घर के ऊपर सरकार हम लोगों को अगर कोई लोन होता है तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अलाउ करती है। ये भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का लिमिट हर साल गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, तो जिस साल भी आप रिटर्न फाइल करें उस साल मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउबल ऑन हाउसिंग लोन आप कंफर्म कर लीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका आपको आंसर दे देंगे। तो लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के इनकम का हम टोटल करते हैं तो हम लोगों को फिगर मिलती है टैक्सेबल इनकम प्रॉपर्टी, और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही वो अमाउंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे टैक्स लेती है। इसके बाद आप लोगों की जानकारी के लिए एक बहुत कॉमन पॉइंट बता देता हूँ, कई लोगों की लेट आउट प्रॉपर्टी में इनकम नहीं होती है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है जो कि नेगेटिव में फिगर होती है। तो ये नेगेटिव की फिगर भी हम लोगों को एज लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है। तो कई लोगों में जिनमें सिर्फ सैलरी इनकम है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो भी आपस में सेट ऑफ करके नेट इनकम के ऊपर भारत सरकार हमसे टैक्स लेती है। जो नेक्स्ट हेड होता है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। एज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम, इसमें कोई भी बिजनेस से या प्रोफेशनल एक्टिविटी से जो इनकम आती है वो टैक्सेबल होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बिजनेस? इसका सिंपल आंसर है कि बिजनेस इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो, विच इज़ कैरिड ऑन फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो तो भी वो बिजनेस की कैटेगराइज होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि प्रोफेशंस क्या होते हैं। प्रोफेशंस इज एनी जॉब जिसमें कि स्पेशल स्किल या स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है। इनकम टैक्स में कुछ प्रोफेशंस डिफाइंड हैं, जैसे आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, लॉयर्स, टेक्निकल कंसल्टेंट्स, फिल्म आर्टिस्ट। प्रोफेशनल्स की कैटेगरी को समझना इनकम टैक्स में इस वजह से आवश्यक है कि प्रोफेशनल्स के लिए इनकम कंप्यूट करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स और स्पेशल प्रोविजंस लगते हैं। इस वजह से इनकम टैक्स में प्रोफेशनल्स की डेफिनेशन अलग से दी गई है।
तो आइए जान लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। सबसे कॉमन और सबसे मेन इनकम जो टैक्सेबल होती है वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट या लॉस। अगर आप कोई छोटा बिजनेस करते हैं, आप उसके प्रोप्राइटर हैं, तो आपका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे इस हेड में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट जो है, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो उस पार्टनरशिप फर्म से मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेमुनरेशन भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा। मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूँ कि प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट जो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होती है वह इंट्राडे, अगर आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होता है। इसके अलावा स्पेकुलेटिव इनकम अगर आपकी कोई होती है तो भी यहाँ पे टैक्सेबल होती है। इसके अलावा कोई भी बिजनेस से रिलेटेड इनकम या आय होती है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ही टैक्सेबल होती है। फोर्थ हेड ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर कोई हम लोग एसेट को सेल करते हैं, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट गेन या कोई इनकम होती है, वह इनकम हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करते हैं। जैसे मैंने टर्म यूज किया असेट, असेट के एग्जाम्पल्स हैं प्लॉट ऑफ लैंड या कोई बिल्डिंग, बिल्डिंग में हाउस, फ्लैट, शॉप, फैक्ट्री बिल्डिंग सब कवर हो जाती हैं, या कोई व्हीकल्स जैसे कार, जैसे याच, जैसे प्लेन, या कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क, या कोई मशीन, या कोई ज्वेलरी या गोल्ड हो, सब असेट्स के पार्ट हैं। ये लिस्ट एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी कई असेट्स हो सकते हैं जिनको सेल करने के ऊपर आपको कैपिटल गेन देना पड़ सकता है। कुछ असेट्स ऐसे भी हैं जिनकी सेल के ऊपर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, जिनके ऊपर आपको कोई कैपिटल गेन नहीं देना पड़ता। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एग्रीकल्चर लैंड अगर वो रूरल इंडिया में सिचुएटेड है, पर्सनल यूसेज के आइटम जैसे आपके कपड़े या आपके घर का फर्नीचर, या आपके व्यापार में यूज़ होने वाला स्टॉक, रॉ मटेरियल, ये ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी पे एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी होल्डिंग, क्योंकि होल्डिंग से ही उसका टैक्स का रेट जज होता है। यूजुअली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो टाइप से कैटेगराइज किया जा सकता है कैपिटल गेन को। मेजरली एसेट्स को शॉर्ट टर्म कैटेगरी तब माना जाता है जब उनकी होल्डिंग 36 मंथ से कम है। कुछ शेयर्स में यह पीरियड 12 मंथ्स किया कंसिडर किया जाता है, और लैंड एंड बिल्डिंग में यह पीरियड 24 मंथ्स का कंसिडर किया जाता है। अगर असेट 24 मंथ्स या 12 मंथ्स या 36 मंथ्स जैसी कैटेगरी में फॉल करता है, अगर उससे कम की होल्डिंग है तो उसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और उससे ज़्यादा की होल्डिंग है तो उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे ही उसका टैक्स का रेट डिफाइन होता है। और यहीं पे इंडियन टैक्सेस में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि इतने सारे कैटेगरीज हैं, इतने सारे टैक्स के रेट हैं, जिसकी वजह से कॉमन पार्लेंस में, कॉमन नॉलेज में इनको कंप्लायंस करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट एंड फाइनल हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी बैलेंस इनकम आती है, जो कहीं पे भी ऊपर चारों हेड्स में कैटेगराइज नहीं होती हैं, वह हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैटेगराइज करते हैं। इसको रेजिडुअरी हेड बोलते हैं, और रेजिडुअल इनकम जो भी बैलेंस इनकम है वो यहाँ पे आती है। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इनकम, इनकम अर्न फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरीज, पजल्स, रेसेस, या कोई भी इनकम जो कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं हुई, वो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स के लिए गवर्नमेंट को ऑफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से पांचों हेड्स ऑफ इनकम हमारे कवर हो जाते हैं। और अब हम इसके बाद आगे ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में आपको जानकारी देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए हम लोगों को सारे पांचों हेड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सम लगाना होता है, और इसका जो टोटल होता है वो बराबर होता है ग्रॉस टोटल इनकम के। ग्रॉस टोटल इनकम का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम के बेसिस पे डिसाइड होती हैं। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हम लोगों को डिडक्शंस अलाउ करती है। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम से ये डिडक्शन माइनस हो जाते हैं, जिस तरीके से हम लोगों को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जो हम लोगों को गवर्नमेंट अलाउ करती है वह है 80C,
जिसमें कि 1,50,000 की गवर्नमेंट हमको डिडक्शन अलाउ करती है। 80C में कुछ एग्जाम्पल्स हैं: लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, एनएससी परचेज, एजुकेशन फीस पेड, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। यह सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट हमको 80C की डिडक्शन अलाउ करती है। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें भी गवर्नमेंट हम लोगों को कुछ डिडक्शन अलाउ करती है। जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है उसमें भी गवर्नमेंट हमको डिडक्शन अलाउ करती है। और जो हम लोग मेडिक्लेम पे करते हैं उसमें भी गवर्नमेंट हमको अलाउ करती है डिडक्शन। इसके अलावा 80G में डोनेशन जो हम लोग पे करते हैं उसमें भी कुछ डिडक्शन सरकार हमको अलाउ करती है। तो चलिए लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टोटल टैक्सेबल इनकम के बारे में चर्चा करते हैं। टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए जो 5 हेड्स हमने आज डिस्कस किए उन सब का टोटल करेंगे। क्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगी। इसमें से हम चैप्टर 6A की डिडक्शंस माइनस करेंगे तो जो अमाउंट निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस वजह से है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेबल इनकम के ऊपर ही हमसे टैक्स चार्ज करती है और जो स्लैब सिस्टम एप्लीकेबल होता है टैक्सेस का, टैक्स रेट्स का, वह टैक्सेबल इनकम के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। तो मुझे उम्मीद है टैक्सेबल इनकम का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो से हमने सीखा कि टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, एग्जेम्पशंस इनकम टैक्स में क्या होती हैं और टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के थोड़ी बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स हुई होगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस इनकम टैक्स पे जरूर देखेगा जिसमें हम आपको और बेसिक नॉलेज देंगे और मुझे एक्सपेक्टेशन है आप इस बेसिक नॉलेज को लेने के बाद अपनी प्रॉपर इनकम टैक्स प्लानिंग खुद कर सकते हैं और यहां तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी खुद फाइल कर सकते हैं। आपको आज के वीडियो में या इनकम टैक्स से लिंक कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको आपके लिए क्लैरिफाई करेंगे। तो हमारे इनकम टैक्स और फाइनेंशियल लॉस से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जिस तरीके से कोई भी वीडियो लोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पहले मिले। लेट्स बी रिच, लेट्स मेक मनी, लेट्स क्रिएट वेल्थ। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाएं जिससे आपकी सेविंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जिस तरीके से आप प्रॉपर फाइनेंशियल कर सकें, जिस तरीके से आपकी वेल्थ इंक्रीज हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।